फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पार्लियामेंट। इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसके बारे में समझेंगे कि वो क्या है और उसका दोस्तों जो क्वालिफ़िकेशंस होती हैं, मींस उसके पास पावर्स कौन सी है, फंक्शंस कौन से हैं और कैसे है। तो इसका सारा कॉन्सेप्ट हम समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे कि पार्लियामेंट बेसिकली इसके पार्ट्स क्या हैं, मीन पार्लियामेंट किस पे कंसिस्ट है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स ये है कि पार्लियामेंट के तीन ये पार्ट्स हैं। एक है लोकसभा, सेकंड है राज्यसभा और फिर थर्ड पे हमारे पास है प्रेसिडेंट। ठीक है, अपर हाउस जो है उसको राज्यसभा कहते हैं, लोअर हाउस को लोकसभा कहते हैं और तीसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है प्रेसिडेंट। ये तीनों चीज़ें मिलाकर ये दो इंस्टीट्यूशन और प्रेसिडेंट को मिलाकर क्या होता है, पार्लियामेंट बनती है। ठीक है, अब आते हैं इसके हाउसेस पे। पार्लियामेंट के दो हाउसेस हैं, मैंने बताया, अपर हाउस, लोअर हाउस और एक प्रेसिडेंट है। तो हाउसेस के बारे में समझते हैं। दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, एक का नाम लोकसभा, दूसरे का नाम राज्यसभा। इसका कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो लोकसभा फ्रेंड्स क्या है, एक लोअर हाउस है, ठीक है, जिसको हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं। लोकसभा में लोग इसमें आएंगे, लोग, पीपल, हाउस ऑफ पीपल इसे कहा जाता है। इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है ना मेंबर की वो है 552 और 530 जो मेंबर्स हैं वो स्टेट से आते हैं। आपको पता है डिफरेंट स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स से मिलकर एक इंडिया बनता है। तो 27 से 28 इट्स राउंड अबाउट इनकी स्टेट्स हैं। तो इस तरह इंडिया बनता है। जैसे पाकिस्तान है, वहाँ पे 4 प्रोविंसेस हैं, तो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो सारी स्टेट्स के दोस्तों 530 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, और 20 मेंबर्स होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के, कि जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके 20 मेंबर्स। और जो 2 मेंबर्स हैं वो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, मींस वो मेंबर जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। मीन वो इलेक्शन के थ्रू नहीं आते, बल्कि वो प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करता है, वो उनको सिलेक्ट करता है, तो उसके थ्रू आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लोकसभा के कॉम्पोजिशन मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट, अब ये लोकसभा जो है, जो कि एक लोअर हाउस है, इसका जो हेड होता है ना फ्रेंड्स, वो होता है स्पीकर। इसका जो हेड, इसको जो प्रिजाइड करता है, मीन इसका जो चीफ होता है वो उसको कहते हैं स्पीकर। जैसे पाकिस्तान की नेशनल असम्बली का जो है वो स्पीकर होता है, इसी तरह यहाँ पे भी स्पीकर है, ठीक है, लोअर हाउस का। और इसके जो मेंबर्स होते हैं वो 5 ईयर्स की जो होती है टर्म, उसके लिए इलेक्ट होते हैं। 5 साल बाद फिर ये चेंज हो जाती है, न्यू गवर्नमेंट आती है। अब आते हैं राज्यसभा पे। ये अपर हाउस है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, कि डिफरेंट स्टेट्स की ये काउंसिल है, ठीक है, और ये परमानेंट हाउस है। ये बात आपने याद रखनी है, लोकसभा टेम्परेरी हाउस है और ये परमानेंट। मीन परमानेंट, ये डिसॉल्व नहीं हो सकता, ये अपर हाउस, ठीक है, इसको ख़त्म नहीं कर सकते, तहलील नहीं कर सकते। जबकि जो लोअर हाउस है लोकसभा, उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। मीन वो 5 साल पूरा होने से पहले वो जो लोअर हाउस है उसको रिमूव किया जा सकता है। मीन उसको डिसोल्यूशन उसकी हो सकती है, दोबारा से मीन वो न्यू मेंबर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। जबकि ये जो मेंबर एक दफ़ा सिलेक्ट हो गए तो वो फिर जब तक उनका टेन्योर कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो नहीं जाएंगे। तो इस तरह ये एक परमानेंट हाउस होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी जो सीट्स हैं वो है 250 मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम। 238 जो सीट्स हैं वो सिलेक्ट होती हैं स्टेट्स के थ्रू आती हैं। 238 जो मेंबर होते हैं वो यहाँ से आते हैं। यूनियन टेरिटरी से 12 यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स से मिलाकर 238 आते हैं, ठीक है। और जो 12 मेंबर्स हैं वो उनको कौन अपॉइंट करता है, नॉमिनेट करता है, प्रेसिडेंट। जैसे लोकसभा में था, सिमिलरली राज्यसभा में भी प्रेसिडेंट नॉमिनेट करे। और यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं, 12, वहाँ पे 2 थे। अब इसी तरह जैसे वहाँ का जो हेड था जिसको प्रिजाइड करे थे वो स्पीकर था, तो यहाँ पे जो प्रिजाइड करेंगे वो होंगे चेयरमैन, जिसको वाइस प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये प्रिजाइड करते हैं अपर हाउस को, और इनके जो मेंबर्स होते हैं इनका जो टेन्योर होता है, टर्म होता है, वो होता है 6 ईयर्स। ये 6 ईयर इनका ये अपर हाउस का वो है टर्म है, ठीक है। तो ये इसका हो गया लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द 2 हाउस, कि किसी ने इस हाउस का मेंबर बनना है तो उससे क्या क्या क्वालिफिकेशंस, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करना पड़ेगा, और उस पर पूरा उतरेगा तो फिर वो बन सकेगा। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट है इंडियन का सिटीज़न हो लोकसभा में, ठीक है, उसके लिए उसकी एज 25 से कम ना हो, 25 हो या उससे ज़्यादा हो। इसके अलावा कोई और उसकी ना ऑफिस ऑफ सैलरी, जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे। मीन उसका एक ही ऑफिस होगा, वही मीन जो लोकसभा है उसका ही मेंबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है शुड नॉट एक्वायर्ड सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, मीन वो उसी कंट्री का ही सिटीज़न होगा, ठीक है, मीन्स किसी और कंट्री का वो सिटीज़न ना हो। नेक्स्ट है मेंटली साउंड हो, मतलब मेंटली फिट हो, अनसाउंड ना हो, इनसेन ना हो, ठीक है ना, उसकी मेंटली कंडीशन अच्छी हो। नेक्स्ट है बैंकक्रप्ट ना हो, ठीक है, कोई लोन उसको ना देना हो, उसके ऊपर ना हो किसी बैंक का। और लास्ट है कोई क्रिमिनल प्रोसीजर्स उसके अगेंस्ट ना हो, कोई एलिगेशंस ना हो, कोई क्राइम ना में इन्वॉल्व ना हो, तो वो फिर लोकसभा बन सकता है।
राज्यसभा की सेम कंडीशन है, बस एक जो एज का फैक्टर है वो डिफरेंट है। यहाँ पे 30 ईयर्स, वहाँ 25 था, यहाँ पे 30 ईयर्स उसको होना पड़ेगा राज्यसभा के लिए। 30 ईयर्स से कम वो नहीं बन सकता। ठीक हो गया, बाकी सारा सेम है। नेक्स्ट है रोल ऑफ पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट के दोस्तों जो रोल है, मींस उसकी पावर्स, उसके फंक्शन, उसको देखेंगे कि उसके पास कौन कौन सी पावर्स हैं। फर्स्ट है लॉ मेकिंग, सेकंड है कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, और थर्ड है सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। तो ये तीन बेसिक उसकी जो है ना फंक्शंस हैं एक पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर को हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे नेशनल गवर्नमेंट, सेलेक्ट करना नेशनल गवर्नमेंट को। तो फर्स्ट हमने कहा टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। अब जो गवर्नमेंट बनती है ना उसको कौन सेलेक्ट करता है? पार्लियामेंट सेलेक्ट करती है। अब वो कैसे? हमें पता है कि एक पूरी कंट्री जो होती है, एक स्टेट होती है, वो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में डिवाइड की जाती है ताकि इलेक्शन हो सके हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। ठीक है, तो अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन होता है, तो उसमें से ना इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, कुछ मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। ठीक है, हर पार्टी के अपने मेंबर्स होते हैं जो कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उस इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, तो उसमें से जो मेंबर्स होते हैं, हर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने मेंबर्स होते हैं, वो कुछ इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो जिस पार्टी के जितने मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फिर उसकी लिस्ट बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है। तो जिस पार्टी के को ज़्यादा मेंबर्स मिलते हैं, ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी जो विन करता है, ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इलेक्शन विन करता है, जो उसके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है, तो वो क्या होती है? वो गवर्नमेंट बनाती है। वो पॉलिटिकल पार्टी क्या बनती है? गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, और वो मेजॉरिटी कितनी है? मीन 50% से अबव होगी ना मेजॉरिटी, मतलब 50% से अबव जो अगर मेंबर्स हैं वो उस पार्टी के हैं, तो वो पार्टी क्या करेगी? गवर्नमेंट बनाएगी, हुकूमत बनाएगी। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट का ना, तो ये पार्लियामेंट बनाती है। ठीक है, तो उसके अंदर 50% जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिसको कह सकते हैं, वो ये है कि हाफ से ज़्यादा जो है वो उसके पास उसके मेंबर्स हों। नेक्स्ट है गवर्नमेंट। अब जो बनेगी ना, तो अब उसमें प्रेसिडेंट इनवाइट करेगा, एक ना मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए या एक रस्म कस्टम को फॉलो करते हुए, रिचुअल को। तो इसमें ये होगा कि प्रेसिडेंट हो जाएगा वो उस पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होगा उसको इनवाइट करेगा और उसको दावत देगा कि आप आएँ, इस गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करें, मतलब गवर्नमेंट फॉर्म करें। तो वो इस तरह वो बनाएगा, गवर्नमेंट को फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये इन्वाइट किसने करना है? प्रेसिडेंट ने करना है। तो वो प्राइम मिनिस्टर आएगा, फिर उसकी कैबिनेट आएगी। ठीक है, तो इस तरह जो गवर्नमेंट होगी वो बन जाएगी जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, मीन मोर देन हाफ सीट्स होंगी पार्लियामेंट के अंदर। पार्लियामेंट में आपको बताया कि 2 हाउसेज आते हैं जिसमें वो 500 की रेंज में था, 523 आई थिंक, और एक 250 से। तो टोटल मिला के वो जो मेंबर्स हैं फॉर एग्जांपल 800 हैं, तो उसमें से 401 मेंबर्स जिस पार्टी के पास होंगे इलेक्टेड मेंबर्स, तो वो पार्टी क्या करेगी? वो अपना गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट की उसमें इसका सीट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पावर। फॉर एग्जाम्पल इसी को देख लेते हैं बल्कि, और इसी का कॉन्सेप्ट और डिटेल में देखते हैं। वो ये है कि वो जो अब नेक्स्ट पार्टी है जिसने जो गवर्नमेंट नहीं बना सकी, मीन सेकंड पे जो थी, तो वो क्या करेगी? वो अपोजिशन बनाएगी। ठीक है, वो अपोजिशन हो जाएगी, दूसरी जो होगी वो गवर्नमेंट हो जाएगी। और स्पीकर जो होगा वो अब आएगा जो कि पार्लियामेंट में मीन्स जो है आपका लोअर हाउस, लोकसभा। अब उसका जो स्पीकर होगा ना वो कहाँ से आएगा? वो रूलिंग पार्टी का होगा, जो पार्टी रूल कर रही है, मीन्स जिस पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई है ना, तो उसका जो होगा वो पर्सन होगा, वो जो होगा वो स्पीकर बनेगा। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो उस रूलिंग पार्टी का लीडर होता है, उसका हेड होता है। जैसे पाकिस्तान में देखें तो PTI है, तो उसका जो चेयरमैन है, जो हेड है, वो इमरान खान थे, तो वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो इसी तरह जो होगा वो लीडर होगा जो रूलिंग पार्टी का, तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि वो जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो फिर अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेगा, अपनी कैबिनेट बनाएगा ताकि वो उसके साथ काम करें और लॉज को इम्प्लीमेंट किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह के क्या होगा? गवर्नमेंट बनेगी, उसका प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो लीडर होगा और उसकी कैबिनेट और सारा काम चलेगा और अपोजिशन होगी। ठीक है, और इसमें ये है नेक्स्ट गवर्नमेंट दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है कि समटाइम ये होता है कि सिंगल गवर्नमेंट नहीं बन पाती, मीन सिंगल पार्टी जो होती है ना, एक पार्टी, वो उसको मेजॉरिटी नहीं मिल पाती 50% से अबव। तो फिर उस केस में क्या होता है? जब एक पार्टी 50% से ज़्यादा लोग मीन उसके इलेक्टेड मेंबर्स ना हो सकें, तो गवर्नमेंट तो बनानी है। तो अब क्या होगा? अब कंसेंसस करके ना एक वो क्या करेंगे? कोलिशन कर लेंगे। मतलब एक सिंगल पार्टी थी, उसने प्रॉपर उसको मेजॉरिटी नहीं मिली गवर्नमेंट बनाने के लिए, जो कि थी 51%। तो यह क्या होगा कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ जो होंगी वो आपस में हाथ मिला लेंगी, वो आपस में मिल जाएंगी, ज्वाइन टुगेदर हो जाएंगी। तो
तो वो जब ज्वाइन करेंगे अपने आप को एक मिला लेंगे, तो फिर इस तरह गवर्नमेंट बन जाएगी। मीन उनके जो नंबर है ना वो पूरे हो जाएंगे, तो उस तरह गवर्नमेंट बन जाएगी। और वो जो गवर्नमेंट होगी उसको कहेंगे कोalition गवर्नमेंट। और ये इतनी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, इतनी स्टेबल गवर्नमेंट जो एक पार्टी की वजह से बनती है, ये अनस्टेबल उसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें डिसीजन लेना और इसमें काफ़ी ना डिस्कशन करनी पड़ती है। कोalition जो पार्टनर्स होते हैं गवर्नमेंट के, कोalition गवर्नमेंट बन रही है ना, तो वो उनकी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ की अमलगम से, मिक्सचर से बनी है, तो उनसे कंसेंट लेना पड़ता है और काफ़ी डिस्कशन करनी पड़ती है, डिबेट करनी पड़ती है। ठीक है, बाकी आपको पता है राज्यसभा दोस्तों जो है इसमें वो परमानेंट हाउस है और 6 ईयर्स का टर्म होता है। ठीक है, और इसमें ये है कि राज्यसभा के दोस्तों जो मेंबर्स हैं ना, ये आपने समझना, वो होते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, मींस क्या है कि पॉपुलेशन वाइज होंगे, ये नहीं कि हर स्टेट में से इक्वल नंबर आए, मतलब हर स्टेट में से जो है वो 5 फॉर एग्जांपल 20-20 आए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तमाम स्टेट्स के होते हैं दोस्तों इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स नहीं आते, जितनी उनकी जो कि पॉपुलेशन होगी उसी बेस पे क्या होगा, रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, उस स्टेट में से उतने ही रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। तो ये बात है। और बाकी ये है कि वो जो आपका अपर हाउस है राज्यसभा, इसमें ये है कि 1/3 दोस्तों जो है ना मेंबर्स, वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। मीन आप फॉर एग्जांपल अगर 100 लोग हैं तो आप इसका 3 हिस्से कर दें, 33, 33 और 34 बना लें, 33 बना लें, तो अब 33 मेंबर 2 साल बाद क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, और फिर 33 न्यू मेंबर रिक्रूट होंगे, वो न्यू आएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह करके 1/3 मेंबर्स हर 2 साल बाद क्या होते हैं, रिटायर होते हैं, फिर न्यू आते हैं। और जो हाउस का चेयरमैन होता है, जो अपर हाउस जो राज्यसभा का जो हेड होता है ना, उसको चेयरमैन कहते हैं, और वो वाइस प्रेसिडेंट भी उसे कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, बाकी आपको बता दिया कि इक्वल नंबर ऑफ़ मेंबर्स नहीं आते, और जिसमें क्या होता है, इसमें जितनी पॉपुलेशन होगी उतने ही उस स्टेट के, उस इंडिया के स्टेट्स में से जाएंगे वो रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे उस राज्यसभा में बैठेंगे और उस अपर हाउस में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो पावर थी, या नेक्स्ट जो उनकी है फंक्शन, वो है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। अब उन्होंने क्या करना है, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना है, गाइड करना है और इन्फॉर्म करना है। तो इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, जब पार्लियामेंट की हम बात करें तो इसमें फ्रेंड्स ये कि जो लोकसभा है ना, उसका जो फर्स्ट आवर होता है, जो पहला घंटा होता है डिस्कशन का, तो वो होता है क्वेश्चंस का, वहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, सवाल जवाब होते हैं, तो इस वजह से उसे कहते हैं क्वेश्चन आवर, कि वहाँ पे सवाल जवाब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्लियामेंट में काफ़ी सिग्निफिकेंट इसकी सिग्निफिकेंस है, सिग्निफिकेंट पोर्शन होता है, प्रोसीडिंग्स होती हैं इसमें। जो एमपीज़ हैं पार्लियामेंट के ना, एमपी मीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो जो एमपीज़ होंगे तो वो क्वेश्चंस करेंगे गवर्नमेंट से, क्योंकि उन्होंने कंट्रोल करना गवर्नमेंट को, तो वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेंगे, वो फ्री होंगे, उनको कोई हेजिटेशन नहीं होगी, दे आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस। तो वो गवर्नमेंट के जो दोस्तों मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट बनी है, उनसे क्वेश्चन करेंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे। ठीक है, मीन जहाँ जो टॉपिक्स है, जो सिचुएशन जिन पे पब्लिक कंसर्न मैटर्स हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इश्यूज़ चल रहे हैं, तो उन पे ये जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं, जिनको एमपीज़ कहा जाता है, तो वो उनसे क्वेश्चनिंग करेंगे। किन से करेंगे, गवर्नमेंट से। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स जो क्वेश्चन आवर से पहले और क्वेश्चन आवर के बाद। ठीक है, बिफोर द क्वेश्चन आवर एंड आफ्टर द क्वेश्चन आवर। ठीक है, वो जो पीरियड होता है उसे कहते हैं 0 आवर। ठीक है, तो ये इसमें कॉन्सेप्ट है। थर्ड है लॉ मेकिंग। अब लॉ मेकिंग कौन करती है, पार्लियामेंट की, तो उनका बेसिक फंक्शन है, फंडामेंटल उनका दोस्तों जो है ना काम होता है लेजिस्लेशन करना, कानून बनाना। तो वो लेजिस्लेशन किस तरह होती है फ्रेंड्स, इसमें फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग और फिर प्रेसिडेंट्स एसेट। पहले जो होगा ना वो बिल किसी भी हाउस में से ओरिजिनेट होगा। ठीक है, उसमें पहले फर्स्ट रीडिंग होगी जिसमें इंट्रोडक्शन स्टेज होगा, उसको बिल को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। फिर उसके बाद उसकी सेकेंड रीडिंग होगी जिसमें उस बिल के ऊपर डिस्कशन होगी। ठीक है, थर्ड रीडिंग में क्या होगी, थर्ड रीडिंग में ये होगी कि उस बिल के ऊपर वोटिंग होगी कि कितने मेंबर एग्री हैं, कंसेंट दे रहे हैं अपना कि वो बिल पास हो जाए। ठीक है, तो ये तीन रीडिंग होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, दिन में 3 ये पोर्शन कवर होते हैं, और उसके बाद फिर क्या होता है, वो बिल चला जाता है प्रेसिडेंट के पास। दोनों हाउस में ये प्रोसीजर चलेगा, दोनों हाउसों में ये रीडिंग होगी, और फिर क्या होगा, फिर वो प्रेसिडेंट के पास चले जाएगा, प्रेसिडेंट की एसेंट होगी तो वो सिग्नेचर करेगा, तो इस तरह वो बिल लॉ बन जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट चाहता है कि वो लॉ ना बने, तो वो उसको रिटर्न भी कर सकता है, मतलब बैक भी कर सकता है ना, पीछे भी भिजवा सकते दोबारा से। वो कहेगा आप इसको ना अपनी कोई अमेंडमेंट्स या सजेशन या रिकमेंडेशन दे दीजिएगा प्रेसिडेंट। वो कहेगा कि ये आप जो जिस हाउस से वो ओरिजिनेट हुआ था बिल, वो उसको भेज देगा, वो कहेगा कि ये आप इसके ऊपर रिव्यू करें और ये मेरी सजेशन इनको माने। ठीक है, तो वो इस तरह रोक भी सकता है, विटो भी कर सकता है। और अगर फिर दोबारा से
वो जो है दोनों हाउस से बिल पास होकर आ गया, तो अब प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेंगे, अब असेंट देनी पड़ेगी। तो मीन्स एक दफ़ा वो रोक सकता है, वीटो कर सकता है, उस बिल को डिनाई कर सकता है, बट 2 दफ़ा नहीं कर सकता। तो ये लॉ मेकिंग प्रोसीजर आपने समझना है, तो इसमें पार्लियामेंट का रोल है और प्रेसिडेंट का है, ठीक है। ये सारा इसमें डिटेल में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट क्या करेगी, न्यू लॉज इंट्रोड्यूस करवा सकती है, जो पुराने लॉज हैं उनको चेंज भी कर सकती है, ठीक है। अब क्या होगा, पहले लॉ जब होगा वो पहले कैसे ऐसे लॉ नहीं बनता, पहले वो बिल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस होगा किसी भी हाउस में, ठीक है। उसका ड्राफ्ट बनेगा ना उस बिल का, और प्रपोजल होगा, ठीक है। तो वो फिर जाके वो फिर उसके ऊपर फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, फिर थर्ड रीडिंग, और फिर पास प्रेसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है। अच्छा बातें हैं फ्रेंड्स, वो आपको मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया सारा कि वो बिल आएगा, बिल ठीक है, वो इंट्रोड्यूस होगा किसी भी हाउस से ओरिजिनेट होगा, फिर दोनों एक हाउस की तीनों रीडिंग होगी, फिर फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर दूसरे हाउस में जाएगा, चाहे वो जो भी हो, उसकी फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और फिर प्रेसिडेंट के पास। ओके हो गया, ये आपको मैंने बताया। अब आपको बताता हूँ फ्रेंड्स बिल के बारे में। अब बिल दोस्तों जो होते हैं ना, वो 3 तरह के होते हैं। एक अब क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। दे आर 3 टाइप्स ऑफ बिल, 3 काइंड्स ऑफ बिल्स: मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। अब इनको समझते हैं कि बिल ये किस तरह के होते हैं। मनी बिल क्या होता है? मनी बिल वो होता है जो कि मनी के रिलेटेड हो, जो कि पैसों के रिलेटेड हो, बजट के रिलेटेड हो। तो जो दोस्तों जो मनी बिल है ना, ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, वो हमेशा लोकसभा से ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। वो राज्यसभा से कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, वहाँ से ओरिजिनेट नहीं कर सकता। जो मनी बिल आएगा वो हमेशा लोकसभा से आएगा, और जो रूलिंग पार्टी है वो उसे इंट्रोड्यूस करवाएगी। रूलिंग पार्टी मीन्स जो आपकी जो गवर्नमेंट बनाती है, जो गवर्नमेंट फॉर्म करती, फॉर्मेशन होती है, जो लीडर होता है, तो वो क्योंकि वो भी कहाँ से आता है, वो भी ये उसका जो होता है उसका भी वो लोअर हाउस जिसको लोकसभा कहते हैं वहाँ से आता है, ठीक है ना। तो इस तरह करके जो आपने याद रखना, मनी बिल कहाँ से इंट्रोड्यूस होगा, लोकसभा से होगा। तो इस हिसाब से कहते हैं कि जो लोकसभा है वो ज़्यादा पावरफुल है मनी बिल के इशू पे, मनी बिल के टॉपिक पे, इस कंसर्न में। और जो स्पीकर होता है लोकसभा का, उसको सर्टिफाई करना पड़ता है कि ये मनी बिल है, उसको मीन ये करना पड़ता है डिनोट, और उसको मतलब सिंबलाइज करना पड़ता है कि ये बिल कौन सा है, ये बिल मनी बिल है, वो उसको क्या कहते हैं दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है। और मैंने बताया जब तीनों रीडिंग्स हो जाएंगी लोकसभा में, तो फिर क्या होगा, फिर वो बिल जाएगा राज्यसभा में। मतलब एक हाउस में तीनों रीडिंग्स हो गई हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, इंट्रोडक्शन, डिस्कशन, वोटिंग, तो फिर क्या हो जाएगा, वो बिल जाएगा सेकंड हाउस में, जिसमें फॉर एग्जांपल ये है राज्यसभा। तो राज्यसभा के पास चला जाएगा, तो राज्यसभा क्या करेगी, यहाँ पे सजेशंस दे सकती हैं, क्योंकि मनी बिल है ना, मनी बिल उनका कोई अख्तियार नहीं है। अगर दूसरा बिल होता फिर हम देखेंगे उसमें है, लेकिन अब राज्यसभा में ही अगर ये मनी बिल है तो उसमें राज्यसभा सिर्फ और सिर्फ सजेशन दे सकती है, उसमें कोई अमेंडमेंट या कुछ और नहीं कर सकती, ठीक हो गया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑर्डिनरी बिल्स। ऑर्डिनरी बिल में ये है कि ये बिल ऐसा है जो कि किसी भी हाउस में ना ओरिजिनेट हो सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है। इट कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, वेदर इट इज़ लोकसभा और वेदर इट इज़ राज्यसभा। मतलब कोई मसला नहीं है, किसी भी हाउस से ये बिल हो सकता है। मीन ये मनी का रिलेटेड नहीं है, ये सिंपल बिल है जो कि दोनों हाउसेस में से ओरिजिनेट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बिल जो है, ठीक है, एक हाउस से ओरिजिनेट हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये बिल ओरिजिनेट हुआ है राज्यसभा से, अपर हाउस से। तो अब ये बिल एक हाउस में क्या हुआ, पास हुआ है। जब वो पास हो जाएगा 3 रीडिंग के बाद, देयर रीडिंग्स, तो फिर वो जाएगा दूसरे हाउस में, तो वो जाएगा लोकसभा में, ठीक है। तो जो सेकेंड हाउस होगा, अगर वो उस बिल में चेंज करना चाहता है, ठीक है, तो वो अपनी चेंजिंग्स, अपनी अमेंडमेंट्स या जो जस्ट रिकमेंडेशन या सजेशन होंगी, वो क्या करेगा, वो उस हाउस में भेज देगा कि कहेगा ये बिल जो है ना, इसमें ये तब्दीलियाँ होनी चाहिए, ये चेंजेस होने चाहिए। तो वो जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था ना, पहला हाउस जहाँ से ओरिजिनेट हुआ था उसको कहते हैं पहला हाउस, फर्स्ट हाउस। तो वो उस फर्स्ट हाउस को या उस ओरिजिनेटिंग हाउस को फिर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके वो उसको भेज दिया जाएगा। तो अब हाउस ऑफ रीजन है जहाँ से वो बिल ओरिजिनेट हुआ है, अब अगर वो मान जाते तो फिर तो ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं मानते तो फिर क्या है, फिर ये होगा, अगर वो हाउस रिफ्यूज़ करता है चेंजिंग लाने में, तो फिर क्या होगा, फिर डेड लॉक क्रिएट हो जाएगा, फिर दोनों में कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ठीक है। कन्फ्लिक्ट, डेड लॉक क्रिएट हो जाएगा और वो 6 मंथ तक जा सकते हैं। तो फिर क्या होगा, अब ये इशू बन गया, तो फिर अब ये होगा, जो पार्लियामेंट का जो हेड है, मीन पार्लियामेंट में 3 हमने कहा था चीज़ें हैं, लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट। तो अब प्रेसिडेंट क्या करेगा, वो ज्वाइंट सेशन कॉल करेगा,
ठीक है, जॉइंट सेशन बुलाएगा दोनों हाउसेस को, मतलब उनको मिला के एक सेशन करेगा। जैसे दो भाई लड़ पड़ते हैं तो तीसरा बंदा आता है, दोनों को मिलाता है और दोनों की डिस्कशन करता है और उनमें सुलह करवाता है और एक नतीजे पे पहुंचते हैं। सिमिलरली इसी तरह यहाँ पे भी यही होगा कि दोनों हाउस में इशू आ गया तो प्रेसिडेंट के क्या करेगा, वो समन करेगा, वो सेशन का कॉल करेगा, दोनों हाउसेस बैठेंगे और वहाँ पे क्या होगी, डिस्कशन होगी। डिस्कशन के बाद एक क्या होगा, फिर वो बिल को पास कर दीजिएगा, एक मीन जिसमें दोनों हाउसेस राज़ी हों, एग्री करते हों, ठीक है ना। तो वो फिर इस तरह वो बिल पास कर दिया जाएगा और जब वो बिल पास हो जाएगा तो फिर उसके बाद हो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट की कंसेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट का कंसेंट देगा तो वो उस बिल के ऊपर साइन कर देगा और जब प्रेसिडेंट साइन करेगा तो वो बिल क्या बन जाएगा, लॉ बन जाएगा। तो वो लॉ हम उसको कहेंगे कि ये क्या है, एक एक्ट है। लॉ और एक्ट मीन्स ये एक ही कॉन्सेप्ट है, तो उस लॉ को फिर कहा जाएगा ये एक एक्ट बन गया, ठीक है। तो ये था फ्रेंड्स हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट ऑर्डिनरी बिल का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। अब दोस्तों नेम ही आपको डिनोट कर रहा है, डिपिक्ट कर रहा है कि ऐसा बिल जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग हो, कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड हो। तो ये जो बिल होता है फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के रिलेटेड होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीलियाँ करनी है, अमेंडमेंट्स करनी है, तो उसके रिगार्डिंग ये बिल को इंट्रोड्यूस करा जाता है। और ये बिल भी किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, अपर हाउस से भी हो सकता है, लोअर हाउस से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, ठीक है ना। वो सिर्फ मनी बिल का इशू था। बाकी ये जो बिल होते हैं ये दोनों हाउसेस से ओरिजिनेट हो सकते हैं, फिर उसमें रीडिंग होगी, फिर मेजोरिटी होगी, वोटिंग होगी, फिर जैसे वो मेजोरिटी गेन कर लेंगे, 2/3 मेजोरिटी जो भी है, मीन जो मेजोरिटी रखी गई है, तो फिर उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा और फिर वो बिल लॉ बन जाएगा। तो ये था सारा प्रोसीजर फ्रेंड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा समझ आ गया होगा और आपके माइंड में बैठ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबा दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और सब्सक्राइब कर दें और अपना प्रीशियस फीडबैक दें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। सो टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड एंड डू योर बेस्ट। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।